Good morning student, myself Sandeep Vyas. Today we are going to start BSc part second paper electronics. ये आपका तीसरा पेपर होता है। इस कक्षा में फिजिक्स के अंदर आपके 3 पेपर होंगे। पहला थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा पेपर होगा आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, तीसरा होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 यूनिट होंगी और आज हम पहली यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहला टॉपिक आपका जाल है। जाल क्या होता है, तो 1 मिनट में चेक कर लेता हूं वीडियो सही बन रहा है नहीं बन रहा। तो जाल क्या होता है, यह विद्युत स्रोत, प्रतिरोध, संधारित्र आदि से मिलकर बना हुआ परिपथ होता है। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आइटम हैं, जैसे प्रतिरोध हो गया, संधारित्र हो गया, प्रेरक तत्व हो गया, आदि को आप एक साथ जोड़ते जाइए। ठीक है, तार से आप जोड़ेंगे तो तार क्या होता है, चालक। तो इसमें मैंने चालक भी लिखा है, देखिए, एक विद्युत स्रोत, प्रतिरोध, चालक, संधारित्र, प्रेरक तत्व से मिलकर बना परिपथ। तो आपको कोई चीज चालू करनी होती है, जैसे बल्ब आपको जलाना होता है, तो आप क्या करते हैं, बैटरी लेते हैं, 2 तार लेंगे, एक स्विच लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। तो ऐसा जो कुछ परिपथ बना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को आपने जब जोड़ा, उपकरणों को जोड़ा, उपकरण कैसे होने चाहिए, विद्युत के होने चाहिए, जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, ये सब होने चाहिए। इनको जोड़ के जो कुछ एक परिपथ बना, उसको आप बोलेंगे जाल। ठीक है, जाल आप मछली पकड़ने का उससे भी कंपेयर करा सकते हैं। देखो उसमें क्या होते हैं, ढेर सारे धागे इधर से आते हैं, उधर से आते हैं, सारे आपस में जुड़ते हैं, बीच बीच में कुछ व्हाइट कलर का एक चीज लगा रहता है, जैसे थर्माकोल का टाइप का होता है, जिससे वो जाल नीचे न डूबे। तो बहुत सारी चीजें रहती है, रस्सियां रहती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जाल एक मिक्स हो जाता है। उसी प्रकार जब आप इतने विद्युत सारे स्रोतों को जोड़ेंगे तो एक जाल जैसी संरचना बन जाती है। इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक्स जाल कहते हैं, नेटवर्क होता है ये। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई है, विद्युत स्रोत, प्रतिरोध, चालक, संधारित्र, प्रेरक तत्व आदि से मिलकर बना एक विद्युत परिपथ होता है, जिसे हम जाल कहते हैं। ठीक है, अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सक्रिय जाल, एक होता है निष्क्रिय जाल। इन दोनों को समझने से पहले मैंने यहाँ पर दिखाया है कि जाल कैसे होता है। देखिए यहाँ पे एक विद्युत स्रोत लिया, इसको कनेक्ट किया प्रतिरोध से, फिर संधारित्र से, फिर इंडक्टर से। तो ये बना आपका एक सारा का सारा जो मिलके, ये सारी चीज जो मिलके बनी, उसको आप क्या बोलेंगे, जाल बोलेंगे। ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे बच्चों, जाल बोलेंगे। अब सक्रिय जाल क्या होता है, यदि किसी जाल में विद्युत स्रोत उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सक्रिय जाल कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे एसी सोर्स है, ऐसे करके एसी सोर्स का सिग्नल ये होता है, ये उपस्थित है, तो इसे हम सक्रिय जाल बोलेंगे। यदि इसमें बैटरी होती है ऐसी, तो भी इसे हम सक्रिय जाल बोलते हैं। या इसमें धारा स्रोत होता, धारा स्रोत का सिग्नल कैसा होता है, देखिए बताता हूं, आगे आएगा ये हमारे। तो ये तो हुई हमारी बैटरी, इसे बोलते हैं धारा स्रोत। ऐसी कोई भी चीज अगर सर्किट में है, आपके परिपथ में है, तो उसे आप बोलेंगे सक्रिय जाल। यदि किसी जाल में विद्युत स्रोत उपस्थित हो तो उसे सक्रिय जाल कहते हैं। दूसरा निष्क्रिय जाल, यदि इनमें से ये विद्युत स्रोत और धारा स्रोत न हो, ये न हो, बाकी जो भी आइटम है वो हो, तो उसे हम निष्क्रिय जाल बोलेंगे। तो देखो बाकी क्या बचा, प्रतिरोध हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो आदि, ये कुछ भी हो, बस उसमें क्या ना हो, सोर्स ना हो। सोर्स क्या हो सकता है, वोल्टेज सोर्स और धारा स्रोत, बैटरी आदि, ये चीज न हो, तो उसे आप क्या बोलोगे, निष्क्रिय जाल। तो यदि किसी जाल में कोई विद्युत स्रोत उपस्थित न हो तो उसे निष्क्रिय जाल कहते हैं। आशा करता हूं ये 2 परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद निष्क्रिय और सक्रिय जाल के बाद हमारा आता है
ये जो हम लिख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि विद्युत स्रोत क्या होता है, विद्युत स्रोत क्या होगा। देखो इसको समझने के लिए विद्युत स्रोत क्या होगा, विद्युत स्रोत क्या होगा। विद्युत स्रोत हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है वोल्टा स्रोत, वोल्टेज सोर्स। देखो पहली बात तो सोर्स का मतलब कोई चीज देगा, जैसे बैंक किसका स्रोत होता है, पैसे का, बैंक से पैसे मिलते हैं, ठीक है। कुआं क्या देता है, आपको पानी देता है, तो वो पानी का स्रोत हो गया, है ना। जैसे झरने, ये सब क्या है, स्रोत है, पानी दे रहे हैं हमें। ऐसे ही अगर कोई विद्युत स्रोत मतलब वो हमें विद्युत से संबंधित कुछ चीज देगा तो उसे हम विद्युत का स्रोत बोलेंगे, ठीक है। ये सबसे आसान भाषा में हुई, पर हमें एग्जाम में फिजिक्स की भाषा ही लिखनी है, ठीक है। तो वोल्टा स्रोत क्या होगा, तो इसमें मैं पहले परिभाषा लिख देता हूं। ऐसा विद्युत स्रोत जो किसी लोड पर एक विद्युत विभव लगाता हो तो उसे हम वोल्टा स्रोत, तो उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टा स्रोत कहते हैं, ठीक है। इसलिए ना थोड़ा हिंदी में लिखने में कहीं गलती होगी तो मात्रा ठीक करना। तो वोल्टा स्रोत क्या होगा, ऐसा विद्युत स्रोत जो किसी लोड पर एक विद्युत विभव लगाता हो उसे हम वोल्टा स्रोत कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम समझते हैं वोल्टा स्रोत क्या होता है। वैसे मैंने आज ऑनलाइन क्लास में ये समझा दिया था, बट बच्चे ज्यादातर जुड़े नहीं, इसलिए मैंने ये दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए मैं भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ कल आप लोग सभी टाइम पे क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है। ऐसा विद्युत स्रोत जो किसी लोड पर एक विद्युत विभव लगाता हो उसे हम वोल्टा स्रोत कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। अब इसको जरा समझते हैं। हम समझने के लिए थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं। मिटा रहा हूं, इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, देखिए आप सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं। 1 मिनट में वीडियो देख लेता हूं, रिकॉर्ड हो रहा है क्या। आप सभी लोग मोबाइल बहुत यूज करते हैं, ठीक है, मैं भी करता हूं, सभी लोग करते हैं। मोबाइल के साथ आपके पास एक चार्जर होगा, चार्जर पे कुछ लिखा रहता है, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो जरा पढ़ के लिखिएगा। तो देखो एक चार्जर होता है ऐसा ब्लैक कलर का, उसके अंदर 2 पिन रहती है, ये इनको आप इसमें कनेक्ट करते हो, जो आपका बोर्ड रहता है इसमें आप कनेक्ट कर देते हो। इधर से ब्लैक कलर का वायर निकलता है। अब इसके ऊपर कुछ लिखा रहता है, इनपुट 220 वोल्ट, 220 to 240 रहता है वोल्ट, और आउटपुट रहता है आपका 3 to 5 वोल्ट रहता है। समझिए, अलग अलग चार्जर में अलग अलग रहता है, 3 to 5 वोल्ट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ,
और यहाँ से ये बाहर जब निकलेगा इस वायर में तो ये 5 वोल्ट देगा। अब ये जो काला वायर होता है मोटा, इसके अंदर भी सुविधा के लिए मानते 2 वायर होते हैं ऐसे, ठीक है, 2 वायर को मान लीजिए। और ये आते हैं, यहाँ आपका एक मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर आपकी बैटरी रहेगी, इस बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल रहते हैं, प्लस एक माइनस, ठीक है। तो ये क्या करता है, चार्जर यहाँ से चार्ज लेता है और इस पे चार्ज स्टोर करता है, बैटरी के ऊपर चार्ज स्टोर करेगा। और कैपेसिटर क्या आपने पढ़ा हुआ है, जब चार्ज किसी पे स्टोर होता है तो उस पे क्या होगा, विभव बढ़ता जाएगा, तो इस बैटरी पे वोल्टेज जमा होगा। अब देखो ये जो तार है, वायर जो है, ये 5 वोल्टेज देते हैं, तो इसके दोनों सिरों के ऊपर इन दोनों हिस्सों पे 5 वोल्टेज का विभव लगाया। अब इसको ऐसे समझिए, देखो ये जो चार्जर है ये किसका बन गया, एक स्रोत बन गया, किसका, वोल्टेज का। ये क्या निकाल रहा है, वोल्टेज निकाल रहा है, और किसको दे रहा है, इस बैटरी को दे रहा है, वोल्टेज लगा रहा है। उस वोल्टेज के कारण इसमें कुछ चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये क्या लगा रहा है, विभव लगा रहा है निश्चित मान का, कितना, 5 वोल्ट का। तो देखो, तो ये क्या बन गई, एक तरह से सेल या बैटरी बोल सकते हो, जैसे आपने घर में सेल देखा होगा, सेल पे लिखा रहता है 1.5, मतलब वो 1.5 वोल्टेज लगाएगा। तो देखो यहां से ये बैटरी बन गई, इस चार्जर को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ये बैटरी से 5 वोल्ट की। और यहाँ पे ये जो मोबाइल का था, ये आपका एक तरह से लोड बन गया, इसको लोड बोलते हैं और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोड क्यों बना, क्योंकि ये जो चार्ज का स्रोत ये दे रहा है और ये ले रहा है, ठीक है। तो अब जैसे आपने यहाँ पे ये लगाया, तो देखो इसके दोनों टर्मिनल किससे जुड़े हैं, एक वायर से। वायर क्या होता है, चालक, चालक में कोई प्रतिरोध नहीं होता, तो ये 5 वोल्ट ऐसा का ऐसा अगर जाएगा तो इसके दोनों बिंदुओं पर यहां पर ये क्या लगाएगा, 5 वोल्ट लगाएगा। इस लोड पे क्या लगाया, 5 वोल्ट लगाया, तो इसके दोनों सिरों के ऊपर 5 वोल्ट का विभव डेवलप हुआ। अब ये 5 वोल्ट के कारण से कुछ ओम के नियम से आईआर कुछ धारा बह सकती है यहाँ इसमें, जितना ये प्रतिरोध होगा, ठीक है। अब सपोज करो यहां पर ये बैटरी 5 वोल्ट की रहे, यहां पर अगर आप ये आरएल चेंज कर दें, मतलब मोबाइल की जगह आप कुछ दूसरा मान लीजिए, कुछ बल्ब लगा दें ऐसा। अब देखो पहला रेजिस्टेंस इतना बड़ा सा था, इतना बड़ा लगाया था मैंने यहाँ, अब ये रेजिस्टेंस वायर छोटा सा हो गया, इसका प्रतिरोध कम हो गया, फिर भी इसके दोनों सिरे इससे जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर 5 वोल्ट ही लगेगा। लोड चेंज करने से भी हमें क्या दे रहे हैं, इसका विभव दे रहे हैं, ये बैटरी इसका इसको वोल्ट दे रही है, और इसमें जो धारा बह रही है वो इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जो ये ओम का समीकरण होता है उसके अनुसार बह रही है। तो ये बैटरी किसका स्रोत बन गई, विभव का। ये क्या करेगा, ये सिर्फ विभव अप्लाई करेगा। विभव क्या करता है, चार्ज को पुश करता है, आगे की तरफ धकेलता है, ठीक है। तो ये बैटरी क्या कर रही है, एक विभव का कार्य कर रही है, विभव स्रोत का कार्य कर रही है। किसी भी चीज जो भी इस पे लगेगी, आप, मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, आप घर में आपका रिमोट होता है, टीवी रिमोट में आप सेल डालते हैं बैटरी का, उस पे देखिए 1.5 लिखा रहता है, और एलईडी उसमें छोटी सी रहती है, वो ग्लो करती है। वोल्टेज कितना लगता है, सेल के अंदर कितना है, 1.5, उसके दोनों सिरों से 1.5 वोल्टेज जाएगा। अगर आप एक टॉर्च लेंगे, टॉर्च में बल्ब थोड़ा बड़ा रहता है, उसमें देखेंगे आप, टॉर्च के अंदर देखिए ऐसा एक बल्ब रहेगा, उसमें ये फिलामेंट बड़ा रहेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है, पर इस पे जो सेल लगाते हैं आप, ये तो 1.5 का ही है, तो इसके दोनों सिरों के ऊपर हमेशा 1.5, ये क्या प्रदान करता है, ये करंट नहीं निकालता, ये यहां से आपका एक निश्चित मान का विभव देता है, ठीक है, निश्चित मान का विभव देता है। तो
तो जो स्रोत लोड के ऊपर क्या लगाता है, विभव लगाता है, जैसा हमने परिभाषा में लिखा था, तो उसको हम बोलते हैं वोल्टता स्रोत। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टता स्रोत। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टता स्रोत। जो इसकी परिभाषा मैंने अभी लिखवाई थी, मिटा दी है वो। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें दो प्रकार के कैसे होते हैं, एक होता है आदर्श वोल्टता स्रोत और एक होता है वास्तविक वोल्टता स्रोत। एक क्या होता है आदर्श, जिसको हम बोलते हैं आइडियल, दूसरा होता है वास्तविक वोल्टता स्रोत। ये दोनों कल क्लास में पढ़ाऊंगा। आप सभी टाइम पे जुड़ने का कोशिश कीजिए। 9:15 मेरा बीएससी पार्ट फर्स्ट का क्लास रहता है, तो अकॉर्डिंगली टाइम आपको जो सूट करे, मेरे हिसाब से 10 o'clock सही रहेगा, जैसा कुछ स्टूडेंट ने आज बताया है। अगर उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिए। थैंक यू। अच्छा लगे तो आप कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, ओनली सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना हो, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हो, या कहीं पे कुछ लिखने में कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कुछ परिभाषा लिखी हो, क्योंकि ऑफलाइन ये वीडियो है तो मैं आपसे इंटरेक्ट कर नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है कुछ लिखने में गलती हो गई हो, कई बार हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।